नमस्कार, मैं चित्रा त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज सबसे पहले संसद के सांसद किसान और किसानों की संसद के बीच खड़े देश के अन्नदाता के हक की दस्तक देते बात होगी। जिस संसद से पास हुए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन करते रहे, वो अब 6 महीने बाद पहली बार उसी संसद से 100 मीटर दूर अपनी संसद चलाने के लिए पहुंचे। अब आज से 9 अगस्त तक, यानी जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा, अगले 18 दिन हर रोज 200 की संख्या में अलग अलग किसान अपनी संसद चलाने के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। एक बात तय है, कृषि कानूनों को लेकर ना किसान संगठन कदम पीछे खींचने वाले हैं, ना सरकार। तो आज एक तुलना होगी देश के किसानों और किसानों के लिए कानून बनाने वाली संसद में बैठने वाले उन सांसदों की जो खुद को पेशे से किसान बताते हैं। संसद में खुद को किसान बताने वाले 92% सांसद करोड़पति हैं और देश के किसान की औसत आय नाबार्ड के सर्वे के मुताबिक महीने के 9,000 रुपए से कम है। यह तुलना इसलिए ताकि संसद में बैठकर जो ये कहते हैं कि अरे हम भी किसान का दर्द जानते हैं, तो आप भी देखिए संसद के किसान और देश के किसान के बीच का फर्क कितना बड़ा है। किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। अंदर संसद चलेगी, बाहर संसद चलेगी। किसान दिखाएगा संसद कैसे चलती है। हम किसान हैं, देश का दुश्मन थोड़ा ही है। देश की जो पार्लियामेंट लोगों के द्वारा चुनी गई है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है। प्रजातंत्र की ताकत जहां समाहित है, देश की उस संसद से पास कृषि कानूनों के खिलाफ 6 महीने से प्रदर्शन करते किसान 22 जनवरी को सरकार से आखिरी बातचीत के बाद आखिरकार संसद के पास तक पहुंचने के लिए निकले, ताकि चला सके देश की संसद के पास किसानों की संसद। थोड़ी सी दूर है बस, कुदर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वे ही आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। हम इधर भी अभी चर्चा करने के लिए। क्या वाकई देश की संसद में बैठे सांसद किसानों के दर्द को समझते हैं? अगर हाँ, तो सवाल यह है कि जिस लोकसभा में चुनकर आने वाले 39 सांसद अपना पेशा खेतीबाड़ी लिखते हैं, जिस लोकसभा में 206 सांसद अपना पेशा कृषि बताते हैं, यानी लोकसभा में कुल 245 सांसदों का प्रोफेशन खेती और किसानी है, वहाँ फिर भी नौबत यही है कि पुलिस के भारी बंदोबस्त वाले बैरिकेड, सीसीटीवी कैमरा, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों की छावनी में घिरे जंतर मंतर पर पानी की बौछार करने वाले सुरक्षा वाहनों के साए में किसान संसद के पास आकर अपनी किसान संसद चलाने को मजबूर है, ताकि कृषि कानूनों को लेकर चलते आंदोलन में संसद तक आवाज पहुँचे। एक कहावत है गाँव में, जो झोटा होता है ना भैंसा, जब वो ज्यादा ताकत आ जाए तो जिस खोर में खाना खावे उसे ही डावे सबसे पहले। तो सरकार तो ये जिसने इसको वोट दी, ये पहले उसे ही डाली। किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद है, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। किसानों का फायदा और किसानी पेशा बताकर संसद में पहुंचने वाले सांसदों के फायदे की तुलना अगर की जाए तो बड़ा अचरज होगा आपको, क्योंकि खुद को किसान बताने वाले लोकसभा सांसदों की औसत संपत्ति जहां 18 करोड़ रुपए है, वहीं देश में किसानों के महीने की आय शहरों के कई परिवारों के महीने के मोबाइल लैंडलाइन इंटरनेट बिल के बराबर है, यानी 30 दिन की कमाई औसत 8,931 रुपए। सरकारों के भरोसे पर चलें तो अब 5 महीने बाद किसानों की आय 2 गुनी हो जानी चाहिए, क्योंकि 6 साल पहले 2022 तक किसानों के हाथ में 2 गुनी कमाई का लक्ष्य रखा गया। लेकिन हकीकत यह है कि किसान कृषि कानूनों से कमाई में सेंध के डर से जंतर मंतर पर अपनी संसद चला रहा है। तय हुआ है कि मानसून सत्र में 9 अगस्त तक रोज संसद के पास 200 किसान आएंगे। किसान संगठन से ही 3 स्पीकर, 3 डिप्टी स्पीकर बनेंगे और फिर किसानों के मुद्दे पर जंतर मंतर पर किसान संसद में चर्चा होगी। आंदोलन लंबा चलेगा ऐसा लगता है, और आंदोलन से बहुत कुछ निकलता है। इस देश का इतिहास रहा है, चाणक्य का आंदोलन लंबा चला था, आज़ादी का आंदोलन 150 साल चला था, लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन 5 साल चला था, तो ये आंदोलन भी लंबा चलेगा। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है
अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। देश में चर्चा ही ज्यादा चली है किसानों पर, नतीजा लेकिन बहुत अच्छा नहीं निकला होता तो फिर संसद में खुद को किसान बताने वाले किसी भी दल के सांसद किसानों को भी करोड़पति बनने का तरीका बता देते। टीडीपी के सांसद जयदेव गल्ला अपना प्रोफेशन किसानी लिखते हैं। संपत्ति है 305 करोड़ रुपए। वाईएसआर कांग्रेस के अदल प्रभाकर रेड्डी भी किसान बताते हैं खुद को। संपत्ति है 221 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार के 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाले 41 मंत्री हैं और उनमें से 11 मंत्री खुद को किसान ही बताते हैं। लेकिन संसद में बैठने वाले किसान सांसदों मंत्रियों के पास क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं जो किसानों को भी करोड़पति ना सही लखपति बनने का ही सुगम, सुंदर, सुलभ रास्ता बता दे। सरकार कहती है कि नया वाला कृषि कानून अच्छे दिन लाएगा। संसद चलाते किसान कहते हैं अच्छे दिन चले जाएंगे। जो भी सत्ता का या विपक्ष का आदमी किसान की आवाज नहीं उठाएगा उसका विरोध होगा। अपना खुला मन रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जनोपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। खुलकर चर्चा के नाम पर 6 महीने बीत चुके हैं। हुई है सिर्फ सियासत और उसी सियासत का नतीजा है कि खुद को किसान बताने वाले औसत 92% सांसद करोड़पति की मिल्कियत के साथ संसद के भीतर हैं और उन करोड़पति किसान सांसदों को चुनने वाले किसान संसद से उम्मीद लगाए अपनी संसद बाहर चला रहे हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। नाबार्ड के मौजूद आखिरी सर्वे के मुताबिक किसानों की सालाना कमाई हमारे देश में 1,07,000 रुपए है, जबकि देश के सांसदों का वेतन हर महीने का भत्ते समेत 2,30,000 रुपए है। यानी किसान जितना साल में नहीं कमाते, किसानों के नाम पर चुने जाने वाले सांसद उससे ज्यादा का वेतन हर महीने पाते हैं। एक और उदाहरण देखिए। यूपी में किसानों की प्रति महीने की कमाई 6,668 रुपए है औसत, जबकि यूपी के 80 में से 41 जो खुद को किसान बताते हैं सांसद, उनकी औसत संपत्ति 9 करोड़ रुपए के पार है। ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि हमारे देश के किसानों की समस्या कम सुनी गई है, सियासत इस पर ज्यादा हुई है। दिल्ली में किसान अगर कांग्रेस के लिए मुद्दा है तो राजस्थान में क्यों नहीं, जहां कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन बीमा और बीमे का क्लेम तक पाने के लिए किसान को दर दर भटकना पड़ता है। गांवों के रास्ते भारत के विकास का सपना देखने वाले महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे सांसद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में कुछ मिनट का प्रदर्शन करते हैं। जब तस्वीरें खिंच जाती हैं, वीडियो बन जाता है, तो बिना कुछ कहे राहुल गांधी चले जाते हैं। राहुल जी आपको क्या लगता है किसान जंतर मंतर पर आकर बैठे? बीजेपी के 139 सांसद लोकसभा में खुद को किसान बताते हैं। कांग्रेस के 13 सांसद खुद को प्रोफेशन वाले कॉलम में किसान लिखते हैं और शिवसेना के 11 सांसद अपना पेशा किसानी बताते हैं। लेकिन किसान के हक में कांग्रेस के समर्थन पर शंका तब होने लगती है जब दिल्ली में किसानों के लिए दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा टाइप का नारा लगता है। लेकिन दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर राजस्थान, जहां कांग्रेस की ही सरकार है, वह किसानों के हक पर ही सरकारी चूक डाका डाल देती है। 2.5 साल से राजस्थान में फसल बीमा के साथ मिलने वाले जीवन बीमा का क्लेम किसी किसान को दिया ही नहीं गया। दिल्ली में कांग्रेस किसानों के लिए प्रदर्शन करती है और राजस्थान की राजधानी जयपुर के इस गांव में जहां संवाददाता शरद कुमार पहुंचे, वहां फसल बीमा के साथ जीवन सुरक्षा और दुर्घटना बीमा का पैसा किसान परिवारों के खाते से कटा। लेकिन परिवार से 3 किसानों की मौत के बाद भी कभी क्लेम का पैसा मिला नहीं। कुछ भी नहीं मिला सर। 1.5 वर्ष हो गए बेटा पिताजी को शांत हुए। 9 महीने उसका छोटा भाई खत्म हो गया और 2 महीने दादी खत्म हो गई। जयपुर के इसी लसाड़िया गांव में किसानों की भीड़ जो आज तक की दस्तक देने पर पहुंची। इनकी समस्या सुनेंगे तो आपको पता चलेगा किसान राजनीति के कितने शिकार हैं। 26 लाख किसानों का बीमा सहकारी बैंकों से राजस्थान में होता है। दावा है कि 8 लाख किसानों का प्रीमियम कटने के बाद भी सरकारी लापरवाही से बीमा कंपनियों तक नहीं पहुंचता। लाखों किसानों को फसल बर्बाद होने पर भी एक कौड़ी फिर बीमा कंपनी नहीं देती। फसल बीमा योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि अगर किसानों का फसल खराब होता है तो कम से कम बीमा का जो क्लेम है वो मिल जाए। इसीलिए यह प्रीमियम की राशि भी जमा कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद
इनका पैसा इन्हें आज तक नहीं मिला है। कितना पैसा कटा था? 462 रुपए। और क्लेम नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया साहब। क्लेम जमा किए थे? बिल्कुल जमा करवाया था। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे आया नहीं तो कहाँ से दूं, जाओ जो कर लो, कहीं जाके शिकायत कर दो। तो फिर संसद में प्रदर्शन करना क्यों न सिर्फ किसानों के नाम पर एक राजनीति माने? क्योंकि अपने ही शासन वाले राज्य में हालत ये कि गहलोत सरकार बीमा कंपनी चुनने में 18 महीना लगाती है, चुन लेती है तो प्रीमियम किसानों का जमा करना भूल जाती है। फसल बीमा, एक्सीडेंटल बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियां करती है। इसमें मूलतया सरकार की गलती रहती है। 2 साल तक अशोक जी गहलोत की सरकार में एक्सीडेंटल बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा ये इन्होंने कंपनी तय करने में निकाल दिया। चूंकि आज तक खबर हवा में नहीं करता, जिनकी जवाबदेही है उनसे सवाल भी पूछता है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री तुरंत अपनी गलती हमारे सामने मान बैठे। बीमा की जो कुछ त्रुटियां हुई, गलतियां हुई, उनको सुधार करके बीमा सुनिश्चित किया जाए, ये रास्ता प्रशस्त करेंगे। दिल्ली में मुद्दा मिले तो मीठा मीठा गप गप और अपने अपने राज्य में किसानों की समस्या पर कड़वा कड़वा थू करती। इसी राजनीति का नतीजा है 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा मैदान में उतरने वाले 335 सांसद ऐसे थे जिनकी संपत्ति 5 साल के भीतर औसत 6 करोड़ 90 लाख रुपए बढ़ गई। जबकि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मौजूद आखिरी आंकड़े बताते हैं कि किसान की आय 2012 से 2016 के बीच सिर्फ 2,505 रुपए बढ़ पाई। यानी जितने का फैमिली टिकट खरीदकर एक स्मॉल पॉपकॉर्न के साथ शहरी परिवार पिक्चर इतवार को देख लेता था। नेता किसानी करके और किसानों के नाम पर कमाते हैं और देश का पेट भरने वाला किसान बच्चों की किताबों में कृषि प्रधान देश का हल जोतता किरदार बनकर रह जाता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। किसी जगह का दौरा भी मंत्री कर लेंगे तो खुद को खिलाड़ी बताकर चाहेंगे कि बस उनकी तस्वीर, उनकी कहानी दिखा दी जाए। लेकिन जनता को पीड़ा में छोड़ने वालों पर आज तक दस्तक देता है। कहानी बिहार के दरभंगा की, जहां जल संसाधन मंत्री दौरा करते हैं लेकिन आम आदमी का वो दर्द नहीं दूर करना चाहते जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है। जो स्कूल में है वहां पर खाना बना करके 9 से लोगों के घर में खाना भेजा जाता है, ये भी तो तस्वीर है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जब बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचते हैं तो चाहते हैं कि मीडिया बड़ी अच्छी अच्छी चीज दिखाए, लेकिन बिहार के जल संसाधन मंत्री जी को कौन समझाए कि जो अफसर सर सर करके उन्हें बाढ़ की विभीषिका का एहसास करवा रहे हैं। जिस दरभंगा का उन्होंने बोट पर दौरा किया और जानकारी ट्विटर पर फोटो के साथ शेयर कर दी, उसी दरभंगा के कई गांव हफ्तों से डूबे हैं और किराए की नाव के सहारे जी रहे हैं। बिहार में भले मंत्रियों के काफिले सड़क और हाईवे पर दौड़ रहे हों, लेकिन बिहार में आम आदमी नाव तक के लिए मोहताज हो गया है। जिस कुशेश्वर स्थान का मंत्री जी ने लाइफ जैकेट पहनकर दौरा किया, उसी कुशेश्वर स्थान को मंत्री के निरीक्षण से कितनी राहत मिली, एहसास आपको 7 साल के बच्चे की दस्तक देती ये कहानी दिलाएगी। कड़ी धूप से बचने के लिए खुद अपने हाथ में छाता पकड़ने वाला ये लक्ष्मण है, जिसके पैर की हड्डी टूट गई। परिवार को प्लास्टर चढ़वाने के लिए 3 घंटे नाव पर इस तरह बैठकर आना पड़ता है। लक्ष्मण कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अकौनमा गांव का रहने वाला है। पूरा इलाका कई हफ्तों से बाढ़ की चपेट में। ऐसे में जब इस बच्चे के माता पिता को कुछ नहीं सूझा तो वो उसे खटिया समेत नाव पर लेकर कुशेश्वर स्थान पहुंच गए। चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आएगा और ऐसे में हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत ही हृदय विदारक ये दृश्य है। जब आप देखिए, गांव में एक बच्चा है जिसके पैर में चोट आई, उसका पैर टूट गया और इलाज कराने के लिए इन्हें 8 किलोमीटर तक इस नदी में नाव पे लेकर आना पड़ा है कुशेश्वर स्थान। और उसके बाद इस बच्चे का आप देखिए प्लास्टर किया गया है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आने वाले जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। दरभंगा इसी में शामिल है, जहां पर बाढ़ से आम लोगों की जिंदगी दुश्वार हुई। कई गांव में लोग पलायन कर गए और जो बचे हैं वो अपने बच्चे और बुजुर्गों का इलाज करवाने के लिए ऐसे ही संघर्ष के लिए मजबूर है। कब टूटा था? परसों। कल? परसों। तो फिर आप लोग को कोई नाव पे ही लेके आना पड़ा इसको? हाँ, भाड़े पर नाव लेकर। और कोई साधन नहीं है लाने का? नहीं, भाड़े पर ही।
पूरा पानी भरा हुआ। कितना दिन से? कितना महीना रोज से? 1 महीना से। हाँ। तो क्या आने जाने के लिए, खाने पीने का सामान के लिए कैसे करते हैं? कुछ नहीं, सामान के की एने लाहुए सब चीज सामान उमान सब जाय छे की थी खाने के। नाव से आए छे? हाँ, सब नाव से जाय छे। नावे से। हाँ, कमला बलान नदी का पानी जो है वो सैकड़ों गांव में घर कर चुका है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए, उसको दवा की जरूरत हो, उसको डॉक्टर की जरूरत हो, इलाज की जरूरत हो, तो कोई सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ताकि उसे कुछ ऐसा स्थान लेके आया जाए जो नजदीकी, जहां पर आपको डॉक्टर या चिकित्सा मिल सकता है। चिकित्सा केंद्र होगा सब में क्या है? कोई है वहाँ? वही है, झोला वाला डॉक्टर है, थोड़े देर के लिए रोक लेता है बीमारी का। और गांव में भी कुछ छोटा मोटा जो है चिकित्सा केंद्र, वहाँ पानी भरा है क्या? हाँ, वहाँ पर भी जाने में पानी है, मतलब इस कॉलोनी से उस कॉलोनी में जाने में पानी है। तो क्या वो आपदा प्रबंधन विभाग कान में तेल डालकर जनता को आपदा से बचाने की नीतियों का अचार डाल रहा है, जहां नियम कहता है कि बाढ़ प्रभावित इलाके में जनता के लिए नाव, भोजन, साफ पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था का इंतजाम करना जरूरी है। ऊपर से तुर्रा ये कि मंत्री जी चाहते हैं तस्वीरें वो दिखाओ जिसमें ऑल इज वेल दिखे, सरकारी बदइंतजामी का वेल यानी कुआं न दिखे। रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक। आप दस्तक देते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकारों को सुनना पड़ता है। जैसे बड़ी खबर जनता की जीत की आपको हम दे दें। राजस्थान में आखिरकार बेरोजगार कंप्यूटर ग्रेजुएट को, उनकी बातों को सरकार को सुनना पड़ा है। अब राजस्थान में सरकार संविदा पर नहीं बल्कि नियमित भर्ती कंप्यूटर शिक्षकों की करेगी। आज तक ने लगातार कंप्यूटर शिक्षकों का मुद्दा उठाकर सरकार को संविदा की जगह रेगुलर भर्ती करने का वादा याद कराया था। प्रियंका गांधी तक से यूपी जाकर ये बेरोजगार नौजवान मिले थे, जिसके बाद अब राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं कंप्यूटर शिक्षक नियमित भर्ती करें। तो ये दस्तक की अच्छी खबर। आगे बढ़ते हैं। सरकारी जमीन पर सियासत अवैध कब्जे करा के खुद को खिलाड़ी समझती है, लेकिन यूपी की सरकार कहती है कि वो अनाड़ी नहीं। रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए दिल्ली में इस बार यूपी के बुलडोजर ने दस्तक दी है। देखिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जैसे माफिया डॉन समेत 400 अपराधियों की अवैध संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलाने के बाद, अपराधियों के वर्चस्व को जमींदोज करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर रोहिंग्या के अवैध कब्जे पर दिल्ली में चलने लगा। जेसीबी के मोटे मोटे दांतों से जिन झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है, ये देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जाधारी रोहिंग्या मुसलमानों का आशियाना है। यूपी सरकार का आरोप है कि यूपी की दिल्ली वाली जमीनों पर रोहिंग्या को बसाने में भी राजनीति हो रही थी। उन अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए एक अभियान हमने चलाया है। 2.12 हेक्टेयर जमीन अभी तक हमने खाली कराया है, जिसमें बरसों से लोग अपने पक्के मकान बना लिए थे, कब्जा कर लिए थे, बहुत सारे प्रतिष्ठान स्थापित कर लिए थे। उनको सबको खाली कराने के बाद कुछ लोगों ने रोहिंग्या को जो वहाँ पर बसा दिया था, रोहिंग्या मुसलमानों को, उसमें लोकल गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण से खाली कराने में बड़ी असुविधा हुई। दिल्ली में जिस जमीन को आज रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध कब्जे से उत्तर प्रदेश की सरकार ने छुड़वाया, दावा है कि इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है और जल्द दिल्ली में ऐसी जमीन पर बने दूसरे अवैध कब्जों को भी ढहाया जाएगा। आखिर में सवाल ये कि अवैध कब्जे छुड़ाने के बाद वहां गरीबों को बसाने वाला वादा उत्तर प्रदेश की सरकार कब पूरा करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात अफगानिस्तान में रहने वाले सिख परिवारों की, उनके दर्द, डर और उत्पीड़न की। आज तक देश का इकलौता भारतीय न्यूज चैनल है जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। जलालाबाद से अशरफ वाणी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में 1970 के दशक में 2 लाख हिंदू और सिख रहते थे, जो 2021 आते आते सिमट कर नगण्य हो गए हैं। आज अफगानिस्तान में सिर्फ 50 हिंदू और 650 सिख रहते हैं, यानी 99% हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तो अफगानिस्तान में लगभग सभी हिंदू और सिख भारत और दूसरे देशों में जाकर शरण ले चुके हैं। लेकिन जो हिंदू और सिख अफगानिस्तान में बचे हैं, वो अफगानिस्तान क्यों नहीं छोड़ रहे?
आखिर वो हिंदू और सिख भेदभाव और अत्याचार सहन क्यों कर रहे हैं? कौन सी मजबूरी उन्हें अफगानिस्तान में रोक रही है? ऐसे ही सवालों की पड़ताल करने के लिए आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने तमाम खतरों को उठाते हुए कंधार से जलालाबाद तक का सफर तय किया और ये रिपोर्ट भेजी है। जो अफगानिस्तान भारत से प्यार करता है, जो अफगानिस्तान भारत को अपना दोस्त मानता है, उस अफगानिस्तान में सिखों का पवित्र स्थल बंद क्यों है? क्यों जलालाबाद के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर ताला लटका हुआ है? अफगानिस्तान से 99% हिंदू और सिख अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत समेत सारी दुनिया में पलायन कर चुके हैं, लेकिन बाकी बचे सिख और हिंदू किस हाल में हैं? इस बारे में पहली बार आज देश जानने वाला है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में सिख किस हाल में जी रहे हैं, इससे रूबरू करवाने के लिए आज तक संवाददाता अशरफ वानी अफगानिस्तान के कंधार से जलालाबाद के लिए रवाना हुए। कंधार से जलालाबाद की दूरी करीब 650 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में 14 से 15 घंटे लगते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में यह सफर किसी चुनौती से कम नहीं है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद आज तक संवाददाता अशरफ वानी अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर में पहुंचने में कामयाब हो गए। यहां पहुंचने पर हमें इस बात का एहसास हुआ कि आम अफगान नागरिक भारत से कितना प्यार करता है। इसीलिए जब अशरफ वानी यहाँ पहुंचे तो यहाँ रहने वाले लोगों ने उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। जलालाबाद भले ही पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो, पाकिस्तान का बॉर्डर पास ही में हो, लेकिन भारत को लेकर यहाँ के लोगों में अपनापन है। शायद इसकी एक बड़ी वजह सदियों से रहते आए यहाँ सिख और हिंदू परिवार हैं, जो अब ना के बराबर बचे हैं। अशरफ वानी ने जब यहाँ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे के बारे में पूछा तो देखिए कैसे जलालाबाद का रहने वाला ही नागरिक हमारी टीम को खुशी खुशी वहाँ पर ले जाने को तैयार हो गया। लेकिन आज तक संवाददाता अशरफ वानी जब उस गुरुद्वारे के पास में पहुंचे तो हमें हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। दिन के वक्त में भी यहाँ पर हमें ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंद मिला। ये देखिए, इसकी सुरक्षा में लगा ये गेट आपको बैंक में लगे लॉकर रूम के गेट की याद दिलाएगा। इस गुरुद्वारे का दूसरा गेट भी देखिए, जिस पर ताला लटका हुआ है। ये तस्वीर इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि माना जाता है कि ये गुरुद्वारा सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने बनाया था। 1519 से 1521 के बीच गुरु नानक देव अफगानिस्तान के जलालाबाद आए थे, जिसके बाद जलालाबाद में गुरुद्वारा बनाया गया। लेकिन फिर भी ये गुरुद्वारा बंद है, जबकि इसके ठीक सामने सिखों की दुकान है। शहर जलालाबाद में है। जलालाबाद पाकिस्तान के नज़दीक पड़ता है और यहाँ से जो पेशावर का रास्ता जाता है वो काफ़ी नज़दीक है, और जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ तुर्खान, वो यहाँ से मात्र 1 घंटे का रास्ता है। जलालाबाद में काफ़ी दशकों से जो हैं सिख परिवार रहते थे और एक ज़माने में इस शहर में कई सैकड़ों परिवार सिखों के थे जो यहाँ पर व्यवसाय के लिए, जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तब यहाँ पर व्यवसाय के लिए पहुँचे थे। चाहे फिर वो कपड़ों का व्यवसाय हो, फिर चाहे वो दवाइयों का व्यवसाय हो, वो सब व्यवसाय जो हैं वो व्यवसाय करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। अब अगर आज हम देखें तो आज अब हालत इस जगह पर पहुँची है कि ये जो गुरुद्वारा यहाँ का बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरु बाबा नानक साहब दरबार जलालाबाद अफगानिस्तान, यहाँ पर भी जो है अब काफी कम समय के लिए ये गुरुद्वारा खुलता है। अफगानिस्तान में सदियों से सिख और हिंदू ईरानी जड़ी बूटियों के कारोबार से जुड़े रहे हैं। इस गुरुद्वारे के सामने भी इसी व्यवसाय से जुड़ी दुकान है, जिसे चलाने वाले जसवीर ने हमें बताया कि कैसे जलालाबाद में रहने वाले 80 सिख परिवार देखते देखते गिने चुने रह गए। मेरी पैदाइश यहीं पे हुई, इसी अफगानिस्तान में। डर भी है, इसी हम लोग इसी तरह रहते हैं इधर ही, क्या करें, मजबूरी है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर। बस लोग हैं हमारे अपने सब दोस्त थे और लोगों से मुश्किल नहीं। यहाँ प्रॉब्लम है, सरदार इधर नहीं रहते हैं, घर मर सब चले गए, इधर कोई भी नहीं है। हम फिक्स 5 फैमिली इधर है और कोई भी नहीं। इससे पहले हालात जब ठीक थे तब कितनी फैमिलीज थी? इधर तकरीबन थी 80 के करीब फैमिली थी, उससे पहले ज्यादा थी। अभी कुछ नहीं है, अभी लोग भी नहीं है।
हमें बताया गया कि जलालाबाद में तालिबान के लौटने के बाद अधिकतर परिवार इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। शायद इसीलिए हमें यहाँ पर कई सिखों की दुकान बंद मिली, लेकिन जो लोग यहाँ से छोड़कर गए उनकी दुकानों और घरों का क्या हुआ, इसका जवाब हमें तरनजीत सिंह ने दिया। तरनजीत जी, आप कभी इंडिया गए हैं? कभी एक पहले दफा गया था। अच्छा, रिलेटिव है वहाँ? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्यों हालात बदल गए, एकदम खौफ में सब लोग? हाँ, पता नहीं रहे, सब जंगे झगड़े सब चीजें है। हाँ जी, मुश्किलात बहुत है। अच्छा, कितने फैमिली चले गए वापस इंडिया? जो बहुत गए 40-50 फैमिली बहुत गए, गजनी से, काबुल से। यहाँ पर जो उनका बिजनेस वगैरह था, यहाँ प्रॉपर्टी, तो उसका क्या किया? सारा सब ने ले लिया है, सब बेच दिया, सब मुस्लिम ने ले लिया, सब बेच दिया है। तालिबान के आने से पहले ही जलालाबाद का एक गुरुद्वारा आतंकवादियों के निशाने पर आ गया। 2018 में इस गुरुद्वारे पर हुए आतंकवादी हमले के बाद यहाँ रहने वाले सिख परिवार हिल गए और उन्होंने जलालाबाद छोड़ने का फैसला कर लिया। 1520 में बना जलालाबाद का ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक है, जहां गुरु नानक देव जी भी उस जमाने में आए थे। लेकिन अब जब एक जमाने में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सिख परिवार रहते थे, अब सुकड़कर मात्र 6 या 7 परिवार सिर्फ इस जलालाबाद शहर में रहते हैं। बाकी सभी परिवार खौफ के कारण भारत भाग चुके हैं। यहाँ पर सब कुछ बेचकर ये परिवार अब जान बचाने की जुस्तजू में है। दरअसल अगर देखें तो 2018 में इसी गुरुद्वारे पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 19 सिख मारे गए थे। पिछले साल काबुल में भी गुरुद्वारे पर हमला हुआ और उसमें भी करीब 20 जो हैं सिख युवा मारे गए। उसके बाद जितने भी सिख समुदाय के लोग जलालाबाद या काबुल में रहते थे, उनमें से अधिकतर ने यहाँ से पलायन किया और पंजाब में जाने को मजबूर हो गए। 3 साल पहले हुए हमले का ही असर है कि दुनिया के सबसे पुराने गुरुद्वारे को रोज खोलना बंद कर दिया गया है। गुरुद्वारे की देखरेख कौन करता है? गुरुद्वारे की देखरेख जसबीर सिंह है। कलंदर हुआ भी इधर नहीं है, काबुल में है। काबुल में? हाँ, शनिवार आता है। संडे को? संडे को। आज ही तो बड़े चौतर रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान बड़े ऐसी रह रहे हैं, कदीम तो रह रहे हैं, साढ़े कितनी पुश्ती इधर रह रहे हैं। और बाकी जो है बहुत फैमिली है, चले गए सब। चले क्यों गए? एक हालात ठीक नहीं थी। हालात तालिबान तो रकम लोग, हर किस्म लोग हैं ना, उसमें अच्छे लोग भी हैं, खराब भी हैं, उस डर के लोग चले गए। ऐसी 2018 में जलालाबाद में आदेश आए थी और काबुल एक साल पहले काबुल से आए थे, आदेश आए थे, उसके लोग डर के चले गए। यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होता है? हाँ जी, आप सब कुछ होता है, सुबह और शाम। आजकल हालात ठीक नहीं है, वो मिलिट्री हुकूमत के बंदे इतने हिफाजत कर रहे हैं। जलालाबाद में 7 सिख परिवार बचे हैं जो निजी कारणों से वहाँ पर फंसे हुए हैं। अधिकतर लोगों के पास भारत आने के पैसे नहीं हैं, तो बाकी अपने कारोबार को छोड़कर नहीं आना चाहते और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। अशरफ वानी, जलालाबाद, आज तक। कल हमने आपको अफगानिस्तान के कंधार से लाइव रिपोर्टिंग दिखाई थी। आज हम आपको काबुल कंधार हाईवे के सफर पर लेकर चलते हैं, जहां कदम कदम पर तालिबान के हमले की आशंका के बीच अफगानी फोर्स के जवान सुरक्षा में तैनात हैं। जहां तालिबान कर रहा है अपना राज दोबारा से कायम करने की कोशिश, वहां के हालात आपको दिखा रहा है सिर्फ आज तक। हम इस वक्त कंधार हवाई अड्डे पर हैं और ये वही हवाई अड्डा है जिस पर दिसंबर 1999 में सबसे बड़ा दुनिया का विमान हुआ था। अफगानिस्तान की लाइफलाइन बने हाईवे पर जहां हर वक्त रहता है तालिबान के हमले का डर, वहां से निडर पत्रकारिता का चेहरा बना है सिर्फ आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सेना आमने सामने है। हर रोज हर जगह पर तालिबान और अफगान सेना के बीच गोलीबारी रोज का काम है। जहां एक तरफ छुप के तालिबान के लड़ाकू अफगान की सेना पर हमले बोलते हैं, वहीं पर अफगान की फौज जो है वो भी उनका मुकाबला कर रही है। अफगानिस्तान, जहां से अमेरिका ने 20 साल बाद अपने कदम वापस खींच लिए, उस अफगानिस्तान में अब कदम कदम पर तालिबान के आतंकवादियों का खतरा है। तालिबान जानता है कि अगर उसे अफगानिस्तान पर कब्जा करना है तो अफगानिस्तान के हाईवेज पर कब्जा करना होगा, और अफगान फोर्सेस किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देना चाहती। तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरात, फरहा, कंधार, कुंदुज, तखर
और बदख्शां प्रांतों में कई बड़े हाईवे और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, जबकि अफगानिस्तान की फोर्स अभी नंगरहार, पक्तिया, पक्तिका, खोस्त और निमरोज प्रांतों में ईरान और पाकिस्तान से लगती बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा जमाए हुए है। दरअसल तालिबान की साजिश काबुल की सप्लाई लाइन काट देने की है। इसका सबूत काबुल से जलालाबाद जाते हुए रास्ते में आज तक ने रिकॉर्ड किया। जंग में सबसे बड़ी रणनीति किसी भी हाईवे को काबू करना होता है और वही रणनीति फिलहाल तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में देखी जा रही है। अधिकतर सड़कें या राजमार्ग जो हैं उन पर लगातार तालिबान की तरफ से कब्जे की कोशिशें हो रही है और कई जगहों पर वो सफल भी हुए हैं। खासतौर से जो कंधार हाईवे है, जो मेन सप्लाई लाइन मानी जाती है अफगानिस्तान के लिए, उस पर कई सारी जगहों पर तालिबान का कब्जा है। उस बीच अफगानिस्तान की फौज के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो जलालाबाद और काबुल के बीच दूसरी सप्लाई लाइन है, जो जितनी भी चीजें पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ जाती हैं, चाहे तेल हो, लोहा हो या खाने पीने की चीजें हो, इस सड़क का नियंत्रण उनके पास रहे, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से और खासतौर से पिछले कुछ महीनों के दौरान इस हाईवे पर न सिर्फ तालिबान अफगान फौजों पर हमला कर रही है, बल्कि साथ ही साथ इस हाईवे पर ISIS की भी नजर है। दरअसल तालिबान को पता है कि अगर उसने राजधानी काबुल और अन्य सरकार नियंत्रित क्षेत्रों को जरूरी सामान की सप्लाई रोक दी तो अफगानिस्तान में पैर पसारने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी रणनीति के तहत वो एक के बाद एक अफगानिस्तान के हाईवेज को निशाना बना रहा है, जिसका असर अब अफगानिस्तान में दिखना शुरू भी हो चुका है। अब अफगानी फोर्सेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन हाईवे को तालिबान से बचाना है, जिसके लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। अफगानिस्तान में अफगान सेना के लिए हर जगह और हर डगर पर चुनौती है। जहां भी तालिबान को मौका मिलता है वो अफगान सेना पर घात लगाकर हमले करता है और यह अब रोज की बात बन गई है, जहां पर अफगान सैनिक तालिबान पर जो है तालिबान की गोलीबारी का जवाब देना पड़ रहा है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, अफगानिस्तान आज तक। उधर से दुख के साथ लंबी सियासी रस्साकशी के बीच आज पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग अंदाज में नजर आए। अपनी पलटन के जवानों के साथ झूमते हुए दिखाई दिए कैप्टन। मौका था 2 सिख रेजिमेंट के 175वीं स्थापना दिवस का और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये अलग अंदाज दिखा। इसी के साथ दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।